सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, वो भी गलत है। आज भी हो रहा है तो ये भी गलत है। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कही। वे इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। मीडिया से चर्चा में कपिल सिब्बल ने अपने इंसाफ का सिपाही पोर्टल से लेकर राहुल गांधी के निष्कासन, अतीक अहमद हत्याकांड, कॉलेजियन प्रणाली, भाजपा व पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य विषयों पर बात की। सवालों के जवाब देते समय कपिल सिब्बल का अधिवक्ता वाला अंदाज पूरे समय नजर आया। एक कार्यक्रम के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इंदौर आए। इस दौरान वे इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने इंसाफ के सिपाही की स्थापना उद्देश्य के बारे में बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज देश में यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थाएं, मीडिया, चुनाव आयोग, संसद सहित अन्य संस्थाएं कैप्चर हो चुकी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये नैरेटिव हमारा केवल संविधान के ऊपर नहीं रुकना चाहिए। जैसे विवेक जी ने कहा, मैं उनको कहूँगा कुछ और भी बातें रखें। इस देश में सबसे अहम और सीरियस समस्या क्या है? अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस देश में स्कूलों में 11 लाख वैकेंसीज खाली है। इस देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक टीचर है। इस देश में 80 करोड़ लोग, मतलब कि 80 करोड़ का मायना समझिए, यूरोप और अमेरिका की संख्या मिला लो, वो भी 80 करोड़ नहीं है। 80 करोड़ लोग 5,000 रुपया माह से कम कमाते हैं। समस्याएं हमारे देश के सामने, संविधान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उस संविधान को हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते जब तक हम ये बुनियादी मुद्दे सामने नहीं रखेंगे। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। कौन कैसे पढ़ाएगा ये सरकार तय करती है आजकल, टीचर नहीं तय करते। तो ये सबसे गंभीर मुद्दा है, वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमें पॉजिटिव एजेंडा करना चाहिए कि हमारा पॉजिटिव एजेंडा क्या है। जब मैं अगर मुझे कहा जाए कि आपका क्या एजेंडा है, मैं कहूँगा कि हर टीचर को कम से कम 50,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। कम से कम 50,000 रुपया मिलना चाहिए हर टीचर को। क्यों? क्योंकि हर टीचर की जो आमदनी है, आम प्राइवेट स्कूल की आमदनी है, वो 5,000 से कम है और उसका खर्चा 14,000 है। वो कहाँ से पढ़ाएगा? हमारा एक नेशनल एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, जैसे IAS। तो जब तक इस किस्म के सुधार नहीं आएंगे तब तक हम संविधान की बात करते रहें, कोई इसको सुनने नहीं वाला। सिब्बल ने स्वीकार किया कि पूर्व की सरकारों ने भी ED, CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा पहले की सरकारों ने भी किया, वह भी गलत था, लेकिन आज इन संस्थाओं का दुरुपयोग काफी ज्यादा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनका काम कांग्रेस और विपक्ष को एकजुट करना है और वह इसी पर आगे बढ़ेंगे। वो एक इंसाफ का फुट सोल्जर नहीं बन पा रहे और ये जो हमने प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, इंसाफ के सिपाही.co.in, आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो दर्ज कर सकते हो, मेल फीमेल अपनी भी जो डिटेल दे सकते हो। और साथ साथ में आपको मालूम है कि जब भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई तो सबसे आगे कौन थे? वकील। और ये केवल हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, आपको अमेरिका के चले जाओ, कहीं और भी चले जाओ, सबसे आगे हमेशा वकील है। तो यहाँ वकील भी चुप है, कोई बोलते नहीं है। और वकील का भी बंटवारा हो गया, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। ऐसा लगता है कि अदालत और कानून राजनीति से जुड़ा हुआ, हालांकि कानून को राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक इसलिए नहीं है कि आपने तो कानून की रक्षा करनी है, और अगर सामने भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और नेता हो, तो कोई और दल हो, हमें क्या लेना देना? हमने कानून के आधार पे जस्टिस की लड़ाई लड़ी। इसी सोच के साथ अगर हमारे हर गली में, हर इलाके में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में
ऐसे इंसाफ के सिपाही खड़े हो जाएं और हमारे वकील लोग उनका साथ दें, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना उद्धार हो सकता है समाज का। तो इस सोच के साथ हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग उससे जुड़ेंगे। हद होती है। अब ये कहना कि पिछली सरकारों ने सब सही काम किए, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। पिछली सरकारों ने कोई देश की टेक्स्ट बुक्स तो नहीं चेंज की। पिछली सरकारों में हमारे गवर्नर तो ऐसे बयान नहीं देते थे। पिछली सरकारों में हमारे चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ऐसे काम तो नहीं करते थे। पिछली सरकारों में फाइनेंस एक्ट में दूसरे बिल तो नहीं पास होते थे। पिछली सरकारों में विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर ईडी तो नहीं जाती थी। पिछली सरकारों में सीबीआई का ऐसे नहीं हर एक आदमी को नोटिस देती। अभी तो गवर्नर को नोटिस दिया, आपको मालूम है, पुलवामा के मामले में। तो यह आपकी बात सही है कि पिछली सरकारों में भी कुछ बातें गलत हुई हैं और हमेशा होती रहेंगी, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। पिछली सरकारों में ये नहीं हुआ कि मीडिया पूरा कैप्चर, मीडिया तो हमारा विरोध करता था रोज़, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको भी वो स्थिति मालूम है, हमें भी मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का अगर देश का नक्शा आप देखो तो ऐसा लगता है कि देश का नक्शा दो खेमों में बटा हुआ है। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ ईडी का गेट खुला है, और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ईडी का गेट बंद है। ऐसा नक्शा तो हमने पहले कभी सरकार में नहीं देखा। एक सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी के निष्कासन का मामला साबित करता है कि किस तरह संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भाषण हुआ कर्नाटक में, मामला दर्ज हुआ गुजरात में, और जिन 3 मोदी का नाम उन्होंने लिया उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की। उसके बाद भी राहुल की सदस्यता चली गई। अतीक अहमद हत्याकांड को उन्होंने शर्मनाक घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। 18 से 25 के युवा अपराध की ओर जा रहे हैं। घटना के बाद लोग भी वाहवाही कर रहे हैं। पीएम गृह मंत्री नहीं बोल रहे, ये सब गलत संदेश दे रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के सवाल को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष जीते, यही मेरी सोच है। मोदी के खिलाफ मैं चुनाव क्यों लड़ूं? मेरी लड़ाई विचारधारा से है। अतीक अहमद के मामले में जो घटना हुई है और ख़ास तौर पे पुलिस कस्टडी में घटना हुई है वो शर्मनाक है, और इसमें से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि 10:30 बजे रात को कौन सी इमरजेंसी थी कि आपको अस्पताल ले जाना पड़ा? तो ऐसी इमरजेंसी तो थी नहीं है। और दोनों लोगों को कैसी इमरजेंसी थी? पहली बात तो ये हथकड़ी एक और हथकड़ी बना के ले जाना पड़ा। दूसरी बात कि अस्पताल में क्यों नहीं उतारा गया गाड़ी को, बाहर क्यों उतारा गया, क्या ज़रूरत थी? मीडिया को कैसे पता चल गया कि वो आने वाले हैं? तीसरी बात, ये जो 3 लोग थे ये तो अलग अलग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये कैसे उसी टाइम उसी जगह पहुंचे? और अगर इनकी बैकग्राउंड देखो, तीनों की बैकग्राउंड देखो, तो गरीब परिवार के हैं ये, शिक्षित भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो बच्चे इस देश में शिक्षा नहीं पाएंगे, रोज़गार नहीं पाएंगे, तो यही काम करेंगे। और हिंदुस्तान में 18 और 25 साल की उम्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29% है। तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये तो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर है, क्योंकि शिक्षा पे कोई जोर नहीं दे रहा, स्वास्थ्य पे कोई जोर नहीं दे रहा, जैसे विवेक जी ने बताया। और ऐसे ही अगर गरीब तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे तो यही करेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने, ये बात मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, कि पुलिस वैन में वो तीनों आए थे। ये भी कहा गया है, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। और फिर सबसे जो शर्मनाक बात यह है कि लोग वाह कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कानून की ज़रूरत ही नहीं है। जो मन चाहे, जिसको चाहे आप मार दो, और फिर जो बड़े बड़े लोग हैं प्रदेश के वो इसकी वाह करते हैं कि देखिए हमने डर दूर कर दिया, लोगों का डर दूर कर दिया।
ये कौन से संविधान की बात हो रही है और कौन से कानून की बात हो रही है? अगर ऐसे ही होना लगे, और अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गृह मंत्री नहीं बोलते इस बात पे, तो मैसेज क्या जाता है? करोगे, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होने वाला। और आप देखना कि कुछ ही दिनों में, अच्छा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पहली बात तो इनको पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए था तफ्तीश करने के लिए कि आपके जो हथियार हैं, 7-7 लाख के जो हथियार हैं, वो कहाँ से आए, किसने खरीद के दिए, कहाँ से खरीदे, किसने आपको दिए? कोई तफ्तीश नहीं, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ये कौन सा कानून है? और फिर आपको मालूम है कि जहाँ असद की बात थी उसको तो मार दिया इन्होंने, और यहाँ जो तीनों थे, तीनों सरेंडर किए। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? उसने तो 7 राउंड 11 राउंड डाले मारे थे। तो ये सवाल उठते हैं, इनका सवाल का जवाब हमें मिलने नहीं वाला। ये मेरी शंका है कि मिलेगा नहीं जवाब इनका। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी स्पष्ट किया कि 29 अप्रैल को उनके द्वारा लगाए गए मानहानि मामले में सुनवाई है। बता दें कि विवेक तनखा के एक बयान को लेकर भाजपा ने उन्हें ओबीसी विरोधी प्रचारित किया था, और उसी मामले को लेकर अब विवेक तनखा अदालत पहुंचे हैं, जहां कपिल सिब्बल उनके अधिवक्ता होंगे। विवेक तनखा ने ये भी कहा कि कॉलेजियन पर सरकार का प्रभाव दिख रहा है और इसलिए विवाद की स्थिति बनी है। मैं याद दिलाऊंगा कि 2013-14 में जब कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर थे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ बिल लाए थे जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एक नेशनल जुडिशियल एनजीएसी कमीशन, नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन का एक प्रोविजन हुआ, जिससे कि एक बिगर कंसल्टेटिव प्रोसेस से जजेस का अपॉइंटमेंट होता। लगभग यूनानिमसली वो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास हुआ था। आई थिंक उस वक्त, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, राम जेठमलानी जी वॉज द सोल डिसेंट, एक डिसेंट था और राम जेठमलानी जी का था। कोर्ट पे चैलेंज हुआ, कोर्ट ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम है, उसको ये अगर आप उसको ले लोगे हमसे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट्स के हाथ में है वो एक प्रकार से उनसे छीन ली जा रही है। बहुत सारे इश्यूज थे इसमें, और स्ट्राइक डाउन हो गया। उस दिन से आज तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है और एमओपी आज तक फाइनलाइज नहीं हो पाई। हमारे जैसे बहुत सारे लोग कॉलेजियम सिस्टम के पक्षधर नहीं हैं। हम लोग कॉलेजियम के पक्षधर नहीं हैं, मगर आज के दिन हम जो प्रेजेंट शासन है या शासक हैं, उनको जुडिशियल प्रोसेस के अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से कॉलेजियम की बेइज्जती की जा रही है, जस्टिस मुरलीधरन का नाम चीफ जस्टिस ऑफ चेन्नई के लिए भेजा गया था 5 महीने पहले, और 5 महीने बाद अभी कॉलेजियम ने वो विड्रॉ कर ली अपनी रिकमेंडेशन। मैंने तो ट्वीट करके प्रोटेस्ट किया, माय लॉर्ड यू आर रॉन्ग, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, दिस इज नॉट द वे। आप क्यों दे रहे हो स्पेस एग्जीक्यूटिव को? आप कहते हो कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम है अपॉइंटमेंट्स में, और 5 महीने बाद आप विड्रॉ कर लेते हो अपनी पावर, अपना नाम। जिस प्रकार 5 सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस को महीनों तक रोक के रखा गया, जो आज तक जुडिशरी के इतिहास में नहीं हुआ, और बाद में 2 नाम फिर भेजे गए, तो हम लोगों को जो सरकार का प्रभाव है, जो ऑलवेज कॉलेजियम पे दिख रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। और क्योंकि हमको आज की सरकार की इस रवैये पे भरोसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे विश्वास है उनको, इसलिए आज हम कॉलेजियम के पक्षधर हैं आज के दिन। और कई बार आ चुका हूँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं है, बट इतना ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कपिल जी और मेरा जो
एक रिश्ता है, ये खाली वकालत का रिश्ता नहीं है। वकालत में तो ये मेरे से बहुत सीनियर थे। जब मैं मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता था 90 के दशक में, तो कपिल जी आते थे, बहस वो स्टार्ट करते थे, ख़त्म मैं करता था, और बड़े बड़े मुकदमे हम लोगों ने उस वक्त लड़े। मगर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने इस व्यक्ति में ताकत देखी, बोलने की दम देखा। विपरीत परिस्थिति में जब बहुत कम लोग खड़े होने को तैयार होते हैं तो कपिल सिब्बल तैयार रहते हैं। अगर इनजस्टिस का मामला है, इसको वकालत कहते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति आज की स्थिति में, जो आज की देश की स्थिति है, उसमें ऐसे ही लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, जो डरते हैं, जो बोलते नहीं हैं, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इसलिए हम लोग ने जो मुहिम स्टार्ट की है, इंसाफ के सिपाही, जब कपिल जी ने मुझे आमंत्रित किया, मेरे को 1 सेकंड लगा हाँ कहने में, और हम 2 ही जंतर मंतर में थे उस दिन, 5-7 हज़ार लोग थे हमारे साथ, और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आज भी इंदौर में हमने अपील की है लोगों से कि आप इंसाफ के सिपाही की उसमें इनरोल होइए। 29 को जबलपुर पहुंचेंगे कपिल जी मेरे साथ, मैं गवाही दूंगा और ये मेरे वकील होंगे, और हज़ारों वकील साथ रहेगा। और गवाही मैं दूंगा भाजपा की उस झूठ पे, जब मेरे पुतले 51 जिलों में जलाए गए थे कि मैंने ओबीसी की मैं ओबीसी विरोधी हूँ। फैक्ट यह है कि वो उस मुकदमे का ओबीसी से कोई संबंध नहीं था। मैं तो उनके उस गवर्नर, जो राज्यपाल का ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश, उसको चैलेंज किया हुआ था, और बाद में वो अध्यादेश विड्रॉ भी किया। वो सीमांकन का था, आपको याद होगा। मैंने तो ओबीसी की बात तक नहीं की थी, मगर इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रचार कर दिया कि विवेक तनखा ने ओबीसी के साथ धोखा दिया, जबकि मैं ओबीसी का वकील हूँ। उनको केसेस मैंने जिताए हैं हाई कोर्ट में। तो भी मेरे को उनको, शिवराज जी को, भूपेंद्र जी को और वीडी शर्मा साहब को मैंने 10 करोड़ का नोटिस दिया और क्रिमिनल केस दायर किया। अब क्योंकि बहुत दिन से मेरा ही कंप्लेंट्स केस से, जब मेरा स्टेटमेंट होगा वहीं से वो केस की शुरुआत होगी। तो 29 तारीख को जबलपुर में उस केस की शुरुआत होगी। कपिल जी मेरे साथ, मेरे वकील हैं उसमें, और मैं गवाही दूंगा, और मेरे साथ पूरे दस्तावेज हैं बताने के लिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ये लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई इंस्टीट्यूशंस की डिवैल्यूएशन की है, ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भी है, जिसके बारे में कपिल जी और आपको बताएंगे। हमारी लड़ाई मात्र ये नहीं है कि जुडिशरी अच्छी हो जाए, हमारी लड़ाई ये भी है एजुकेशन ठीक हो, हेल्थ ठीक हो, महिलाओं का सशक्तिकरण ठीक हो, आपकी इकोनॉमी और फाइनेंस ठीक से चले। पैसे बांटने से, पैसे मात्र बांटने से देश नहीं चलता है। देश चलता है ग्रोथ से। देश चलता है जब लोगों को नौकरियां मिलती हैं। देश चलता है जब लोगों को शिक्षा मिलती है, उनकी देखरेख अच्छी होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं। बहुत सारी बातें हैं। इंसाफ का सिपाही जो है खाली कोर्ट तक सीमित नहीं है, वो हर पहलू का इंसाफ का सिपाही है। थैंक यू। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी समेत अन्य कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।